नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर किताब की, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये 1997 में आई थी और पर्सनल फाइनेंस में काफी फेमस है। हाँ बिल्कुल। लगभग हर कोई जिसने पर्सनल फाइनेंस में थोड़ी भी दिलचस्पी ली है उसने इसका नाम तो सुना ही होगा। सही कहा। तो ये किताब असल में कियोसाकी के दो पितातुल्य लोगों के बारे में है। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे पर पैसे को लेके हमेशा परेशान रहे। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बिजनेस में बहुत सफल थे और पैसे की समझ रखते थे। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य सबक है, जो फाइनेंशियल सीख है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या खास है इसमें। तो सबसे पहली बात जो किताब उठाती है वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम पर सवाल। कियोसाकी का मानना है कि स्कूल हमें डिग्रियां तो देते हैं पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाते। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है उनका। वो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर पैसे के बारे में सीखना है तो स्कूल के भरोसे मत रहो, खुद सीखना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग। अच्छा, और इसी सेल्फ लर्निंग में सबसे जरूरी चीज वो बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। ये तो बहुत सुना है इस किताब के बारे में। हाँ, ये उनका कोर आइडिया है। अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझ लेते हैं। ये उनकी फेमस लाइन है। और उनकी परिभाषा भी थोड़ी अलग है ना? हम्म। जैसे वो कहते हैं कि आपका घर भी लायबिलिटी हो सकता है। हाँ, अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस का खर्चा। एसेट वो है जो पैसा आपकी जेब में डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। ये थोड़ा सोचने वाला नजरिया है, मतलब पारंपरिक सोच से एकदम अलग। बिल्कुल, इसीलिए थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पर। कुछ लोग मानते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मतलब अति सरलीकरण, पर उनका मकसद शायद सोच को हिलाना था। हाँ, शायद। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो। ऐसी जॉब्स या काम करो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप। ये स्किल्स आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा देंगी। अच्छा, मतलब स्किल्स पर फोकस करो। हाँ, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। और फिर वो कहते हैं अपने काम पर ध्यान दें, मतलब अपनी नौकरी के साथ साथ अपना कोई एसेट बनाने वाला बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाओ। एग्जैक्टली। दूसरों के लिए काम करने के साथ साथ या उसकी जगह अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करो। और वो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली बात भी इसी से जुड़ती है। हाँ, कि पैसा आते ही पहले उसे इन्वेस्ट करो, बचाओ, फिर खर्च करो। बिल्कुल। इससे वो उस सिद्धांत पर आते हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, वो एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम बनाने पर जोर देते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम बनाओ जिनसे पैसा आता रहे, चाहे आप रोज काम ना भी करो। जैसे रेंटल इनकम या डिविडेंड्स। बिल्कुल। लक्ष्य ये कि आपके एसेट्स इतना पैसा कमाएं कि आपको नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, लेकिन इसमें एक डर वाला एंगल भी है ना? पैसा खोने का डर। हाँ, कियोसाकी इस पर भी बात करते हैं। वो मानते हैं कि यही डर ज्यादातर लोगों को रोकता है इन्वेस्ट करने से, अपना बिजनेस शुरू करने से। तो वो क्या कहते हैं इस बार के बारे में? वो कहते हैं कि इस डर पर काबू पाना जरूरी है। गलतियों से सीखना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे, असफलता को सीखने का हिस्सा मानना होगा। रिस्क लेने की बात, ये शायद सबके लिए आसान नहीं होता। नहीं होता। और इसीलिए शायद उनकी सलाह थोड़ी सबके लिए फिट नहीं बैठती। वो कॉरपोरेशंस की पावर की भी बात करते हैं। अच्छा, कंपनी बनाने के फायदे? हाँ, टैक्स बेनिफिट्स के लिए और अपनी पर्सनल लायबिलिटी को बिजनेस के रिस्क से बचाने के लिए। ये अमीर लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, पर आम आदमी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर किताब की ताकतों की बात करें तो इसका जो कहानी वाला स्टाइल है वो काफी लोगों को अपील करता है, खासकर जो नए हैं इस फील्ड में। हाँ, ये मोटिवेशन बहुत देती है। पैसे को लेकर जो पुरानी सोच है उसको चैलेंज करती है, मानसिकता बदलने में मदद करती है। लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है। बस बड़े बड़े आइडियाज हैं और बहुत कुछ कहानियों पर आधारित हैं, जिनकी सच्चाई पर भी सवाल उठे हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि अमीर डैड सच में थे भी या नहीं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और वो एसेट एंड लायबिलिटी वाली परिभाषा भी थोड़ी सिंपल लगती है कुछ लोगों को। सही है। तो कुल मिलाकर ये किताब किसके लिए है, क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये एक तरह से दरवाजा खोलने वाली किताब है।
ये शायद आपको ये ना सिखाए कि कैसे इन्वेस्ट करें, पर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों करें और पैसे के बारे में अपनी सोच को कैसे बदलें। हाँ, मतलब जो लोग शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल जर्नी की, उनके लिए शायद ये एक अच्छा मोटिवेशनल स्टार्ट हो सकता है। मैं सहमत हूं, ये माइंडसेट शिफ्ट करने में मदद करती है। पर हाँ, जिनको डिटेल गाइडेंस चाहिए, उन्हें इसके साथ और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि चलो मान लिया कि अमीर डैड की कहानी शायद पूरी तरह सच न भी हो, पर जो सिद्धांत उन्होंने बताए, क्या वो आज भी उतने ही काम के हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो हमें वाकई में आर्थिक सफलता के लिए तैयार करती है, या हमें कियोसाकी जैसे जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।